हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संतोष राणा। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश अर्थात आगमन और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंशों का झारखंड के जनजातियों से सीधा संबंध है, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं झारखंड में आदिवासियों के आगमन को। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड हमारे देश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है और प्राचीन काल में यह क्षेत्र वनों से, जंगल झाड़ियों से पूरा भरा पड़ा था। तो ये जंगल, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे आदिवासियों को बहुत ही भाते हैं और इसलिए इन्हीं पर्यावरणीय विशेषताओं ने आदिवासियों को झारखंड में आकर्षित किया, उन्हें आमंत्रित किया और वो लोग आकर के झारखंड में बसे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस दिशा में कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या क्या है और कौन कौन से आदिवासी हैं जो झारखंड में बसे हैं। तो मैंने पहले के वीडियो में बतला चुका हूं कि झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 32 है, 32 है और उनमें से 8 जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन 32 जनजातियों को जानते हैं कि भाई वो 32 जनजातियां कौन कौन सी हैं, फिर उनके आगमन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ झारखंड के 32 जनजातियों को और हम लोग फिर उनके प्रवेश को और उनके क्षेत्रों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा है बिरहोर जनजाति, दूसरा है असुर, फिर सब्बर, इसके बाद है कोरबा, फिर है पहरिया, उसके बाद है सौर पहाड़िया, फिर है माल पहाड़िया, 1 2 3 4 5 6 7, एक है बिरजिया। ये पहले मैंने 8 जनजातियों को लिखा। ये 8 जनजातियां झारखंड की आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। ये 8 जनजातियां जो है वो आदिम जनजातियां हैं। फिर हम लोग लिखते हैं संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये 4 जनजातियां हैं, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। ये आदिम जनजातियों के बाद मैंने लिखा है वैसी जनजातियां जो जनसंख्या में झारखंड में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या संथाल, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा और उसके बाद फिर हो। ठीक है, इसके बाद है महली। ठीक है, फिर है कंवर, किसान, लोहरा, बंजारा, उसके बाद है गोंड, गोड़ाई, फिर है चिक बड़ाइक, फिर है कोल, इसके बाद
खड़िया, खरवार, खोंड, फिर है बेदिया, फिर है बथुड़ी, इसके बाद है कोर्रा, फिर है बैगा, फिर है बिंझिया, फिर है चेरो, इसके बाद है आपका करमाली, फिर है भूमिज। तो हम लोग काउंट करते हैं कि कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, कुल 32 जनजाति हो गए। तो ये जो जनजातियां हैं ये झारखंड में निवास करती हैं 32 जनजातियां। इसमें मैंने सबसे पहले आदिम जनजातियों को लिखा है, उसके बाद जो संख्या में सबसे ज़्यादा है संथाल, उरांव, मुंडा, हो, इनको लिखा, और उसके बाद बाकी जो जनजातियां हैं झारखंड में जो बसती हैं उनको मैंने यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया है। तो आपको इन जनजातियों के नाम रखने होंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि झारखंड के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न जनजातियों के जो शासन प्रणाली पढ़ना है, शासन व्यवस्था पढ़ना है। यदि आप इन जनजातियों को सही से अपने परमानेंट मेमोरी में रखते हैं तो आपको वो बातें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए झारखंड में इन जनजातियों का प्रवेश कैसा हुआ। ये झारखंड का मैप है और इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ बसी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड में जो जनजाति आकर के बसी, सबसे पहली जनजाति जो थी वो असुर जनजाति है। असुर जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है, ये सबसे पहले झारखंड में आकर के बसी। उसके बाद जो है असुर के बाद कोरबा, फिर बिरजिया, उसके बाद बिरहोर, फिर खड़िया। ये जनजातियां, आदिम जनजातियां जो है झारखंड में आकर के बसी सबसे पहले। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी जनजातियां सबसे पहले आकर के बसी। ये आदिम जनजातियां ही हैं जो सबसे पहले आकर के बसी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1000 ईस्वी पूर्व तक झारखंड में लगभग सभी जनजातियां आकर के बस चुकी थी, सभी जनजातियां, परंतु 3 को छोड़ करके। वो 3 जनजातियां चेरो, खरवार और संथाल, ये 3 जनजातियों को छोड़ करके बाकी सभी जनजातियां अर्थात 29 जनजातियां झारखंड में 1000 ईस्वी पूर्व के पहले ही बस चुके थे। ये 3 जनजातियां बाद की जनजातियां हैं जो झारखंड में आकर के बसे। वो बाद की जनजातियां कौन है? चेरो, खरवार, संथाल। हालांकि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं झारखंड की, वो भी बाद की जनजातियां हैं। और अभी वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों की श्रेणी में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, इनकी संख्या सबसे अधिक है, सबसे महत्वपूर्ण है ये जनजातियां। तो अब हम लोग जानेंगे ये जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वो कैसे झारखंड में आई। हालांकि लगभग सभी जनजातियां झारखंड में आई, उनका मूल कारण था कि बाहरी जातियों के द्वारा, बाहरी प्रजातियों के द्वारा उनको उनके मूल स्थान से खदेड़ दिया गया। और खदेड़ने के बाद जो है सो ये लोग झारखंड में आकर के बसे, और झारखंड का जो पर्यावरण था वो भी इनको बहुत आकर्षित किया। तो इनके लिए एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र था। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड में जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, उसके बाद संथाल जनजाति झारखंड में आकर के बसे। और वो लोग कहाँ बसे? तो संथाल जनजाति का देखिए मैंने दिखलाया है यहाँ पर। संथाल जनजाति जो है वो संथाल परगना क्षेत्र में बसा हुआ है। और जब अंग्रेज यहाँ आए उसके बाद इनका आगमन शुरू हुआ।
अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है कि झारखंड में ये जनजातियाँ कहाँ से आई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है कर्नल डाल्टन महोदय ने बताया है, कर्नल डाल्टन महोदय ने बतलाया है कि ये जनजातियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भागों से आया। उत्तर पूर्वी अर्थात यहाँ पर हम लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमारा भारत का मैप बना हुआ है, ये झारखंड है, और उत्तर पूर्वी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो है सो ये जनजातियाँ, संथाल जनजातियाँ आकर के उत्तर पूर्वी भाग से आकर के यहाँ पर संथाल परगना क्षेत्र में आकर के बसे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैंने यहाँ पर दिखलाया है संथाल परगना के क्षेत्र को, और संथाल जनजाति का मूल जो क्षेत्र है जहाँ वो लोग निवास करते हैं, आज भी इसको संथाल परगना क्षेत्र, और यहाँ पर भूमि संबंधी जो कानून है वो एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है, जिसको आप लोगों को पढ़ना भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानेंगे उरांव जनजाति, दूसरा जो महत्वपूर्ण जनजाति है झारखंड का, वो उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति कहाँ से आए, कैसे झारखंड में आए? तो इनका जो मूल स्थान था वो कोंकण क्षेत्र माना जाता है। केरल का जो तटीय क्षेत्र है, ये देखिए भारत के मैप में यहाँ पर मैंने दिखाया, ये जो क्षेत्र है इसको कोंकण क्षेत्र कहते हैं, कोंकण तटीय क्षेत्र। तो इस कोंकण से जो है सो ये लोग माइग्रेट करके, जब इनको खदेड़ा गया तो माइग्रेट करके विस्थापन करके ये उत्तर भारत आए, और उत्तर भारत आने के बाद ये लोग रोहतास के पठार, बिहार का जो रोहतास का पठार है वहाँ आए, और वहाँ पर चेरो जो जनजाति थी उन्होंने इसको खदेड़ा। तो ये जो है सो ये पलामू क्षेत्र में, पलामू, गढ़वा, ठीक है, लातेहार, गुमला, थोड़ा बहुत चतरा का क्षेत्र, रांची का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आकर के ये लोग बस गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आकर के ये लोग बसे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मुंडा जनजाति का। मुंडा जनजातियों का जो आगमन भारत में हुआ वो उत्तर पश्चिम दर्रा, यहाँ पर देखिए खैबर दर्रा अफगानिस्तान में, यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर यहाँ एक दर्रा खैबर दर्रा। तो यहाँ से ये लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जो है सो यहाँ पर झारखंड में आए, और ये जो लातेहार का क्षेत्र है, गुमला का, उसके बाद जो है सो आपका खूंटी वगैरह एरिया है, रांची क्षेत्र है, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आकर के इस क्षेत्र में जो है सो मुंडा जनजाति बस गए, ठीक है ना। शरत चंद्र राय ये विद्वान है, इन्होंने बतलाया कि ये जनजातियां, मुंडा जो जनजाति उत्तर पश्चिम दर्रा से, उत्तर पश्चिम भारत से होकर के जो है सो पहले उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया, पंजाब हरियाणा होते हुए ये झारखंड में आकर के बस गया। और आपको मालूम होना चाहिए मुंडा जनजाति ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में निवास करती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये कैसे आए? यहाँ पर जब ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए, इधर से दर्रा से होकर के, तो जब आर्य मध्य एशिया से आर्यों का आगमन भारत में हुआ, तो ये आर्य लोग जो हैं उन्होंने इनको खदेड़ा, और जब इनको खदेड़ा तो ये पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किए, और झारखंड में उत्तरी कोयल नदी के सहारे आकर के यहाँ पर जो है सो रांची में, आपका गुमला में, कुछ लातेहार के क्षेत्र में, उसके बाद खूंटी वाला एरिया, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आकर के जो है सो ये लोग बस गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हो जनजातियों का अधिक जमावड़ा देखने को मिलता है। बाकी जो क्षेत्र है वो मिली जुली लगभग सभी जनजातियाँ, कहीं हैं, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। इस प्रकार से झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बाकी जनजातियाँ फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से झारखंड में जनजातियों का आगमन प्रारंभ हुआ। सबसे पहला जनजाति जो था वो असुर था, जो झारखंड में प्रवेश किया। तो ये झारखंड में हम लोगों ने बहुत ही कम विस्तारित करते हुए हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसको आप लोग भूगोल में भी पढ़ेंगे, डेमोग्राफी में भी जनजातियों का पूरा आप लोग को अध्ययन करना है। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग जानेंगे झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों के विषय में। झारखंड में जो क्षेत्रीय राजवंश हुए
और उनका जो प्रभाव, उनका क्षेत्र था, उनका जो राजप्रसाद था, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस प्रकार से हम लोग झारखंड के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। इन चीज़ों को जब हम समझेंगे तो हमारा एक बेस बनेगा और उसके आधार पर झारखंड का सारे टॉपिक, लगभग 80% टॉपिक्स जो हैं इनसे मिलते जुलते हैं, जनजातियों से मिला जुला है, जनजातियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए जनजातियों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजातियों के क्षेत्रों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जनजातियों के संस्कृति को, सभ्यता को, उनकी प्राचीन कालीन जो उनकी अवस्थिति थी, उनकी जो विशेषता थी, राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप सवाल को बढ़िया से समझ सकते हैं, फैक्ट्स को भी ठीक से याद रख सकते हैं और एक कंसेप्ट बना सकते हैं जिसके माध्यम से आप सवालों को जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो अब हम लोग जानेंगे झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया। झारखंड में राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले मुंडा जनजाति के लोगों ने प्रारंभ किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया है वो किसने शुरू किया, तो मुंडा जनजाति के लोगों ने शुरू किया, ठीक है, जिन्हें आर्यों ने खदेड़ के भगा दिया था और झारखंड में आकर के बस गए, ठीक है। तो रीता या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। रीता या रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना। सबसे पहले रीता या रीसा मुंडा ने किसको मुंडाओं का शासक चुना, तो सुतिया पाहन को। रीसा मुंडा ने नए राज्य का निर्माण सुतिया नागखंड, रीसा मुंडा ने नए राज्य का जो नाम रखा वो सुतिया नागखंड रखा। और सुतिया नागखंड 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुतिया नागखंड कितने गढ़ और कितने परगना में विभाजित था, तो 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित था। तो वो उन 7 गढ़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो वो 7 गढ़ कौन कौन थे? एक था लोहागढ़ जो लोहरदगा में स्थित है, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पलामूगढ़ पलामू क्षेत्र में, मानगढ़ मानभूम क्षेत्र में, 5वां सिंहगढ़ सिंहभूम क्षेत्र में, केसलगढ़, और जो 7वां था वो था सुरगुमगढ़ जो कि अभी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, सरगुजा जो जिला है वहाँ पर पड़ता है वो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानेंगे सुतिया नागखंड के अंतर्गत आने वाले जो 21 परगने हैं उनके बारे में कि भाई वो 21 परगने कौन कौन हैं। तो उन परगनों में आता है, हम लोग उन परगनों के नाम को भी जानेंगे। उन परगनों में शामिल है पहला ओम दंडा, दूसरा दोईसा, तीसरा खुखरा, सरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पुरहाट, गिरगा, बरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बलखादर, बेलसिंह, तमाड़, लोहारडी, खुरसिंह या खरसिंह बोलेंगे, उदयपुर, बुनाई, कोरिया और चंगमंगकर। तो ये 21 परगने हुए जिनमें सुतिया नागखंड बटा हुआ था। परंतु दुख की बात ये रही कि सुतिया नागखंड राज्य ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया, ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह पाया और बाद में ये समाप्त हो गया। मदरा मुंडा मुंडाओं का अंतिम राजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन मुंडाओं का अंतिम राजा था, तो मदरा मुंडा। जब इनका शासन समाप्त हुआ तो मुंडाओं के बाद झारखंड में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों में प्राचीन काल में 3 राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसके बाद ही अन्य छोटे छोटे वंशों की स्थापना झारखंड में हुई।
तो वो सबसे पहले हम लोग 3 राजवंशों के बारे में जानेंगे, 3 महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में कि भाई वो कौन कौन राजवंश थे, उनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो जो थे वो राजवंश थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैप में ये जो पहला था छोटा नागपुर खास का नागवंश, ये पूरा जो एरिया था सबसे बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था छोटा नागपुर खास का नागवंश, ठीक है। दूसरा सिंहभूम क्षेत्र में जो था सिंह वंश दूसरा, और तीसरा महत्वपूर्ण था पलामू क्षेत्र में रक्सेल वंश। ये जो पलामू का क्षेत्र है इस क्षेत्र में रक्सेल वंश शासन करता था। और इसके बाद अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ झारखंड में, तो उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मानचित्र में हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से छोटे छोटे जो राजवंश थे जिनका उदय झारखंड में हुआ था और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन काल में मध्य काल में शासन करते रहे, और कुछ जो राज्य थे वो आधुनिक काल में भी अंग्रेजों के समय में भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये नागपुर खास का है, नागपुर खास जो है वो नागपुर खास है एक पहला, है ना। इसी के अंतर्गत सुतियांबे, नागफेनी चुटिया, जगन्नाथपुर, सतरंजी ये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं। दूसरा जो है सो पलामू, पलामू में छोटा छोटा जो है सो राज्यों का विकास हुआ, जैसे उटारी, सोनपुर, हुसैनाबाद, है ना, चैनपुर, ये सभी। इस क्षेत्र में रामगढ़ राज्य, मानभूम क्षेत्र में, ठीक है ना। यहाँ पर चतरा में केंद्रीय राज, चंपारण में चाय राज, और यहाँ पर हजारीबाग गया के बीच में खड़गडीहा राज्य। ये जो मनरिया राज्य दक्षिण में मानभूम क्षेत्र में धनबाद वाला एरिया में, इधर जामताड़ा वाला एरिया में मनरिया राज्य। पंचेत यहीं पर दालमी पंचेत, पंचेत राज्य। बीरभूम राज्य पूर्वी सिंहभूम में आ जाएंगे तो ढालभूम राज्य, यहीं पर घाटशिला था। सरायकेला राज्य, है कि नहीं। तो ये सब कोल्हान, पोरहाट, किचुंग, तो ये सारे राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों का जो है सो उदय हुआ। और इनके जो पड़ोसी थे वो देखिए यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में जो देखेंगे उत्तर पूर्व में और पूरब में, तो मुंगेर था, यहाँ देवघर था, राजमहल क्षेत्र था यहाँ पर। अभी वर्तमान में जो आपका जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है वहाँ पर बर्धमान क्षेत्र था, बांकुड़ा था यहाँ पर पूर्वी भाग में। यहाँ मिदनापुर बंगाल का। उड़ीसा के राज्यों में देखेंगे तो यहाँ मयूरभंज, क्योंझर राज्य था। यहाँ पर सिमडेगा के दक्षिण में उड़ीसा क्षेत्र में आएंगे तो बुनाई था, गंगपुर था। और छत्तीसगढ़ का जो अभी क्षेत्र जो है वहाँ पर जसपुर, सरगुजा, मिर्जापुर, और बिहार में रोहतास, ये सारे जो है सो इनके चौहदी के अंतर्गत आते थे और पड़ोसी के अंतर्गत आते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग जो हैं ये हम लोग जान गए, तो अब एक एक करके हम लोग जो हैं नागवंश के बारे में, छोटा नागपुर खास में जो नागवंश का विकास हुआ उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग जो है सो पलामू क्षेत्र में जो रक्सेल वंश था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाद में यहाँ चेरो खरवार के द्वारा राज्य स्थापित किया गया, तो उसके बारे में तो अगले वीडियो में मैं इसके विषय में आप लोगों को विस्तार से बतलाऊंगा, सभी राजवंशों, क्षेत्रीय राजवंशों के विषय में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग YouTube पर संतोष राणा क्लासेस करके जो है सो आप सर्च कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जो भी समस्याएं हैं उसको लिखिए, उसको मैं आगे के वीडियो में बतलाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अंत में पढ़ो झारखंड, बढ़ो झारखंड। थैंक यू वेरी मच।